नमस्कार साथियों, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो बुक जो फिजिक्स की है उसके वीडियो सॉल्यूशन में आज का हमारा टॉपिक है रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किरण प्रकाश की और प्रकाशिक यंत्र। आज ये इस यूनिट का पहला वीडियो होगा। इससे पहले हमने ग्रेविटेशन पे बात की थी, लास्ट वीडियो जो बनाया था। तो इस यूनिट में लगभग 42 क्वेश्चन है जो हम 2 दिन में पूरा करेंगे इसको। और आप जो अभी देख पा रहे हैं वो फिजिक्स की बुक साथ में लेके बैठे, जो आपने एग्ज़ाम हेल्प के माध्यम से मंगवाई है। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक नहीं मंगवाई है वो मंगवा लीजिए। आपकी एग्ज़ाम से पहले अच्छी तैयारी होने की गारंटी है इस बुक के साथ। और आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि भी क्वेश्चन किस हिसाब से आने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। कोई बुक स्टोर पे उपलब्ध नहीं है, बुक डाक के माध्यम से आपको उपलब्ध होगी। भौतिक विज्ञान की बुक है, एसीएफ वरिष्ठ अध्यापक जितनी भी भर्तियां हैं, संस्कृत शिक्षा, विशेष शिक्षा, सामान्य शिक्षा, व्याख्याता, लैब असिस्टेंट, कॉलेज लेक्चरर, राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी का सार संग्रह आदि, इन पर बेस्ट क्वेश्चन है सारे। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं बुक को। इसके अलावा केमिस्ट्री और फिजिक बायोलॉजी की भी बुक है और कॉम्बो में भी उपलब्ध है और अलग अलग उपलब्ध है। आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करनी है और पेमेंट भेजने के बाद ये दिए गए मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर अपना एड्रेस सेंड करके आप बुक मंगवा सकते हैं और 4 से 5 दिनों में आपके पास पहुंच जाती है बुक। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेगा टेस्ट सीरीज चल रही है अभी और 2.0 नाम से एक टेस्ट सीरीज चल रही है। 2 टेस्ट सीरीज अभी हमारी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती से संबंधित चल रही है। तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, परीक्षा से पहले तैयारी हो जाएगी आपकी। और फिजिक्स की बुक में आप इतना मान के चलिए कि 12 से 15 क्वेश्चन आपके आराम से सही होंगे, अगर बुक में जितने क्वेश्चन दिए हैं वो आपने कॉन्सेप्ट के साथ उनको समझ लिया है। तो उसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। अगर आपने फर्स्ट ग्रेड का पेपर अब देखा हो और फिजिक्स की बुक आप देखना कि वो क्वेश्चन, अगर आपकी फिजिक्स की बुक पढ़ी हुई है तो वो फर्स्ट ग्रेड के जैसे रे ऑप्टिक्स में से 2 क्वेश्चन आए थे, वेव ऑप्टिक्स में से 3 क्वेश्चन आए थे, इलेक्ट्रिसिटी से आए थे, वो सारे क्वेश्चन बुक पढ़ी हुई हो तो वो कर सकते थे। तो शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण निर्वात से 1.732 अपवर्तनांक के माध्यम पर आपतित है। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का दुगुना है। आपतन कोण का मान है। इसको हम सिंपल स्नेल के नियम से सोल्व कर देंगे। आप डायग्राम बनाएंगे तो अच्छे समझ में आपको। एक पृथककारी पृष्ठ है, इधर निर्वात है और इधर है कोई माध्यम जिसका अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, जो मान कितना है 1.732, जिसको मैं √3 बोल सकता हूँ। ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। आपतित किरण जो भी कोण बनाती है अभिलंब के साथ वो आपतन कोण होता है आई। और ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण जो कोण बनाती है वो होता है आर। हम स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम होता है साइन आई बट्टा में साइन आर बराबर अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक है? ये दूसरे माध्यम का होता है पहले माध्यम के सापेक्ष। दूसरे माध्यम का ही दिया हुआ है हमारे, कितना दिया हुआ है? √3 दिया हुआ है। अब आपको प्रश्न में दिया हुआ आपतन कोण का मान। आपतन कोण कौन होता है? आई और अपवर्तन कोण होता है आर। तो आपतन कोण का मान है वो अपवर्तन कोण का कितना है? दुगुना है। ये है। तो यहां से आपको आपतन कोण का मान चाहिए, मतलब आर का मान आपको ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? इस आर का मान आपको ज्ञात करना है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें दोनों जगह आर आ जाए। तो नीचे तो आर है, यहाँ आई की जगह भी आर लाना है। तो इस संबंध से हम आर बराबर लिख सकते हैं, आर का मान रख सकते हैं आई बट्टा में, सॉरी आपतन कोण का मान पूछे, आई आई निकालना। तो हम दोनों जगह ही क्या करेंगे, यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई लेके आएंगे। तो आर की जगह मैं लिखूंगा आई बट्टा में
2 जो प्रश्न में दिया हुआ है, बस ये मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? साइन आई तो ऊपर है ही, नीचे होगा साइन आई बट्टा में 2 बराबर कितना है? √3। अब साइन आई है उसको मैं लिख सकता हूँ, एक साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो मैं साइन को लिखूंगा 2 साइन आई बाई 2 और कोस आई बाई 2। थीटा कितने कोण है? आई है हमारे पास, और नीचे है साइन आई बाई 2। ये आपको आइडिया लग जाएगा, नीचे साइन आई बाई 2 है, ऊपर भी साइन आई बाई 2 आना चाहिए। उसके लिए हमने साइन का ये फॉर्मूला लगा दिया, मैथमेटिकल फॉर्मूला। साइन आई बाई 2 ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा? ये बचेगा 2 कोस आई बट्टा में 2 बराबर √3। तो कोस आई बट्टा में 2 कितना आएगा? √3 बट्टा 2। ये इधर गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा, और फिर आपको आई बट्टा 2 का मान कितना प्राप्त होगा? तो दोनों तरफ कोस इनवर्स कर देंगे, या यूं कहीं कोस इधर चला गया तो ये बनेगा कोस इनवर्स √3 बट्टा में 2। तो आई बट्टा में 2, कोस का मान √3 बट्टे 2 कितने डिग्री पे होता है? ये होता है 30 डिग्री पे। यहाँ से आई बट्टा 2 का मान 30 डिग्री है, तो आई बराबर कितना आएगा? 2 गुणा 30 कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऐसे कर देंगे, सिर्फ स्नेल का नियम लगाना है आपको, स्नेल के नियम से सोल्व हो जाएगा। स्नेल के नियम से सोल्व कर देंगे। और आई का मान ज्ञात करना है, तो जिसका ज्ञात करना है तो आर को भी आई के रूप में लिखना होगा, तो आर बराबर आई बट्टा 2 लिख सकते हैं दिए गए संबंध से जो सवाल में दिया हुआ है। तो ये हल कर देंगे तो उत्तर आएगा 60 डिग्री। आगे चलते हैं। अब ये बढ़िया से सोल्व किया हुआ, इसमें आप देख सकते हैं, व्याख्या दी हुई है बुक में। आगे चलते हैं। 1.5 मीटर लंबी महिला एक समतल दर्पण में अपना पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखना चाहती है। आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई। देखिए, समतल दर्पण की खास बात है कि उसमें यदि किसी चीज का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की हाइट है उस वस्तु की आधी होनी चाहिए, यानी कि बिंब की जो ऊंचाई है उसका आधा होना चाहिए। किसका आकार, किसका ऊंचाई? दर्पण की ऊंचाई। दर्पण की ऊंचाई है वो, या लंबाई है वो, बिंब की लंबाई का कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए कम से कम। तो वस्तु की जगह कौन है? महिला है, तो महिला की लंबाई कितनी है? 1.5 बट्टा में 2 कितना आएगा? 0.75 मीटर। यानी कि समतल दर्पण है उसका साइज कितना होना चाहिए? ऊंचाई या लंबाई 0.75 मीटर होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऐसे कर देंगे इसको। आगे चलते हैं। किसी सूक्ष्मदर्शी के लिए एफ ओ का मान, यानी कि अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, एफ ओ का मान कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर, और एफ ई बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी दी हुई है 2 सेंटीमीटर। नेत्रिका के ट्यूब की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ट्यूब की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसका आवर्धन पूछा है। इसका क्या पूछा है? आवर्धन। तो नली की लंबाई दी है एफ नोट और एफ ई दिया हुआ है, तो हम आवर्धन का फॉर्मूला यूज करेंगे जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत में। प्रतिबिंब अनंत में बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत में बनता है, तो आवर्धन कितना होता है? वो होता है एल डी अपॉन में एफ नोट अपॉन में एफ ई। माइनस का निशान आता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनता है, लेकिन माइनस का अपने मान निकालना है सिर्फ। तो आवर्धन का जो मान है वो कितना आएगा? एल का मान है 10, डी क्या होती है? न्यूनतम सपष्टम दूरी, और न्यूनतम सपष्टम दूरी होती है आपको पता है 25 सेंटीमीटर, 25 आ जाएगा बट्टा में एफ नोट का मान कितना है? 1, और एफ ई का मान है 2, तो आएगा 250 बट्टा 2, यानी कि कितना आएगा? 125 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 125। ऐसे कर देंगे इसको। आगे चलते हैं। इस प्रकार किया वेल, इस फॉर्मूले पे आगे भी पर्सन आएंगे, मतलब इस फॉर्मूले पे ऑल ओवर अब तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, टोटल 3 क्वेश्चन। तो एक तो अभी आ चुका है, मतलब अब तक के पेपरों में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। ये जो फॉर्मूला है,
आगे चलते हैं हम। एक पतले प्रिज्म का पीले तथा लाल रंग की प्रकाश किरणों के अपवर्तनांक क्रमशः 1.550 तथा 1.544 हैं। यदि प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता 0.020 है तो प्रकाश की बैंगनी किरणों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा। तो पतले प्रिज्म के लिए पीले तथा लाल रंग, तो ये अपवर्तनांक दिया हुआ है, अपवर्तनांक को हम एन से लिख रहे हैं। तो एन रेड कलर का दिया हुआ है, ये सॉरी येलो कलर का, एन येलो कलर का कितना दिया हुआ है, अपवर्तनांक येलो कलर का 1.55 और अपवर्तनांक रेड कलर का कितना दिया हुआ है 1.544 है। और प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा से लिखते हैं, उसका मान कितना दिया हुआ है 0.020, ये मान दिए हैं आपको। तो बैंगनी किरणों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, बैंगनी रंग के प्रिज्म मतलब बैंगनी को हम बोलते हैं वॉयलेट, वॉयलेट कलर का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। तो विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला लगाएंगे हम, विक्षेपण क्षमता। विक्षेपण क्षमता क्या होती है, वो होती है ओमेगा बराबर एन बी माइनस एन आर बट्टा में एन येलो माइनस, ये होता है। तो आपको ये मान पता है, ये मान पता है और ये मान पता है, आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ओमेगा का मान कितना है 0.020 बराबर एन बी का मान है वो कितना है, वो ज्ञात करना है आपको। रेड कलर का कितना है 1.544 बट्टा में ये मान कितना है 1.550 माइनस 1, ये है। तो ये आएगा एन बी माइनस 1.544 बट्टा में ये आएगा 0.550 आ जाएगा, एक घटेगा तो ये आएगा 0.020। तो एन वी माइनस 1.544 यानी कि ये इधर आएगा, तो ये इस साइड में इतना ही बचेगा, ये मान रख दिया मैंने, इधर आएगा 0.020 गुणा 0.550, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब गुणा करेंगे तो अपन देख लेते हैं कितना आता है। तो आप सोल्व करके देखना कि ये जो भी मान आएगा उसमें ये इधर आके ऐड हो जाएगा। एन बी बराबर आएगा 0.020 गुणा में 0.550 प्लस में ये इधर आके प्लस में आ जाए तो 1.544। तो एन बी का जो मान आएगा वो लगभग आएगा इसका जो मान आएगा 1.55, 1.555 आ जाएगा एन बी का मान। ये ऐसा कैसा प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया है, अभी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुए उसमें आया है सेम, बस उसमें इस ओमेगा का मान पूछा था। आगे चलते हैं, ये मान आप ऐसे निकाल देंगे। आगे चलते हैं, माध्यम से निर्वात में होने वाले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यदि क्रांति कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। तो क्रांति कोण क्या होता है, ये सघन माध्यम होता है और ये विरल माध्यम होता है। मान लेते हैं सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना है n। तो ये प्रकाश किरण यदि क्रांति कोण पर आपतित हुई, मतलब आपतित हुई है, क्रांति कोण मतलब आईसी पर आपतित हुई है, तो जो अपवर्तित किरण होगी वो इस सतह के समांतर हो जाएगी, यानी कि जो अपवर्तन कोण है वो कितना डिग्री होगा, ये अभिलंब है। अपवर्तन कोण हमेशा कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। तो स्नेल के नियम से हम लिख सकते हैं साइन आई सी बट्टा में साइन 90 बराबर आएगा कितना आएगा ये, तो ये मान लो पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम है, तो ये अपवर्तनांक को कितना होगा n21, n21 मतलब विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष। अगर 1 2 होता तो सघन माध्यम, क्योंकि सघन माध्यम आपने पहला ले रखा है, तो अगर 1 होता है तो सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष, और 2 1 है इसका मतलब विरल माध्यम का किसके सापेक्ष है, सघन माध्यम के सापेक्ष। और साइन आई सी साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा n21, यानी कि ये आएगा साइन आई सी बराबर कितना आएगा ये n21, और n21 बराबर मैं लिख सकता हूँ 1/n12, क्योंकि आपको अपवर्तनांक जो इस फॉर्मूले में यूज करना है वो अपवर्तनांक कौन सा यूज करना है, वो यूज करना है
ये, तो ये अपवर्तनांक होगा, वो होगा N12। इसलिए मेरे को N21 की जगह क्या लिखना है, N12 लिखना है। अब साइन IC का मान दिया हुआ है, तो N12 बराबर क्या होगा, N12 बराबर होगा 1/में साइन IC, और IC क्रांति कोण का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। क्रांति कोण कितना है, IC का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से N12 यानी कि इस संगन माध्यम का अपवर्तनांक कितना आएगा, ये अपवर्तनांक आएगा 1/में 1/2 बराबर 2, ये आ जाएगा। और अपवर्तनांक क्या होता है, दो माध्यमों में चाल होती है, प्रकाश की चाल, दो माध्यमों में प्रकाश की चाल होती है। तो इसमें क्या करेंगे, जो अपवर्तनांक देखते हैं अपने, वो देखते हैं माध्यम 1 में चाल बट्टा में माध्यम 2 में चाल। तो ये जो मान आएगा, ऐसे नहीं करेंगे इसको, अपवर्तनांक बराबर इस डायग्राम के हिसाब से आप ये चीज ध्यान रखें कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो इसमें आएगा माध्यम, माध्यम मतलब दूसरा, यानी कि निर्वात में चाल बट्टा में माध्यम 1, जो कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक N12 बराबर आएगा, कितना आएगा ये, तो 2 में निर्वात में प्रकाश चाल 3 × 10⁸, और ये आपको माध्यम में मान लो कितनी है, V1 है। तो यहाँ से जो V1 आएगा वो आएगा 3 × 10⁸ बट्टा में N12, और N12 का मान आपने ज्ञात करके कितना है, ये है 2। तो ये आएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि आपको पता है निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन आपसे सघन माध्यम में पूछे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सघन माध्यम, विरल माध्यम या निर्वात में जो चाल है उसमें उस सघन माध्यम के अपवर्तनांक का क्या दे देना है, भाग दे देना है। अपवर्तनांक का क्या दे देना है, भाग। तो कितना आएगा, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अपने आगे चलते हैं। सघन माध्यम अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। इस प्रकार अपने इसको सोल्व कर, आगे चलते हैं। सॉरी, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 600 नैनोमीटर है, तो लेमड़ा का मान दे रखा है 600 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10⁻⁻9 मीटर। अपवर्तनांक का मान कितना दे रखा है, अपवर्तनांक का मान दे रखा है 1.5। तो प्रकाश है वो अपवर्तनांक 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से गुजारी जाती है, कांच के अंदर इसकी आवृत्ति होगी। तो आवृत्ति कैसे ज्ञात करते हैं, तो आवृत्ति बराबर होता है, क्योंकि निर्वात है तो आवृत्ति बराबर होगा C/λ। ये होगा 3 × 10⁸, और लेमड़ा की वैल्यू कितनी है, वो है 600 × 10⁻⁻9। तो ये दो इससे ही कैंसिल कर दें तो ये बच जाएगी 10⁻⁻7, ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 3/6 गुणा में 10⁸, और गुणा में 10⁻+7 बन जाएगी। और इसको काटेंगे तो ये आएगा 1/2 × 10⁻15, या 0.5 × 10⁻15, या फिर 5 × 10⁻⁻1 × 10⁻15। पॉइंट, इसका पॉइंट हटाएंगे 10⁻⁻1 आ जाएगी साथ में गुणा में, क्योंकि 0.5 का पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर जो 1 है ऊपर जाकर क्या बन जाएगी, -1। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा, 14 हर्ट्ज। इसका मान आ जाएगा ये। आसान प्रश्न है ये बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब ये किया हुआ है सॉल्यूशन। दो लेंस ए व बी एक समान आकृति के हैं। एक समान आकृति का मतलब है
कि आकृति समान होने का मतलब है कि उन लेंसों की, इस लेंस की वक्रता त्रिज्या इधर होती है R1 और इधर होती है R2। ये R1 का मान R2 के क्या है, बराबर है। दोनों लेंसों की वक्रता त्रिज्याओं का मान क्या है, बराबर है। इनके अपवर्तनांक क्रमश है, तो लेंस ए के कांच का अपवर्तनांक है NA का मान है 1.5, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, और NB का मान है 1.6। तो लेंस ए की तुलना में बी की फोकस दूरी का अनुपात, लेंस ए की तुलना में लेंस बी की फोकस दूरी, मतलब आपको ये निकालना है फोकस दूरी बी की बटा फोकस दूरी ए, ये आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लगाएंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर सूत्र ये होता है 1/f बराबर n GA-1, 1/R1 माइनस 1/R। अब देखिए R1 और R2 बराबर है, दो लेंसों का फोकस दूरी का अनुपात निकालने के लिए R1 R2 बराबर, इसका मतलब अनुपात निकालेंगे तो एक लेंस के भाग में ये दूसरे लेंस का है, लेकिन जितना पहले लेंस के लिए 1/R1 माइनस 1/R2 का मान हो उतना ही दूसरे लेंस के लिए होगा। यानी कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप इसको अगर ऐसे लिख सकते हो कि जो f 1/f है वो समानुपाती है किसके, NGA-1 के, NGA-1 के। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो f है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1/NGA-1 के। इसको देखने की जरूरत नहीं है, दोनों लेंसों के लिए क्या है, बराबर है। अगर आप इसको लेके भी चलेंगे तो लास्ट में जाके ये कट जाएगा पहले लेंस के साथ दूसरे लेंस से, तो ये आ जाएगा। अब आपको निकालना है एफ बी। एफ ए का मान कितना होगा, एफ ए समानुपाती होगा 1/NA-1। ये क्या है, ग्लास का एयर के सापेक्ष, लेंस जिस कांच से है उस कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक है, वही आपको एक्चुअल में दिया, उसको NA और NB बोला गया है। तो एफ बी बराबर क्या आएगा, एफ बी बराबर आएगा NB-1। आपको क्या करना है, एफ बी बट्टा में एफ ए करना है, तो कितना आएगा, तो यही मान आएगा। तो एफ बी के सामने, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, एफ बी के सामने ए वाला मान आएगा, ए वाला मान कितना है, NA-1 बट्टा में ए के सामने क्या आएगा, NB-1। तो NA का मान कितना है, वो है 1.5 माइनस 1 हो जाएगा, और ये आएगा 1.6 माइनस 1, तो ये आएगा 0.5 बट्टा में 0.6 या 5 बट्टा में 6, ये से आ जाएगा, जो कि मान कितना आएगा 0.833, ये आ जाएगा। अब देख लेते हैं, बुक में पूरा सोल्व करके बताएं, मैंने ये डायरेक्ट किया है क्योंकि ये मान बराबर है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, और बुक वाला भी देख लेते हैं। बुक में पहले मान रखे हैं, लेंस ए की वक्रता त्रिज्या R1 A मान है, और दूसरे की त्रिज्या वो 2 से लिखते हैं, लेकिन वो एक ही है तो ए लगा दिया। दूसरे के लिए R1B और R2B है, लेकिन प्रश्न अनुसार क्या R1 है वो R1B के बराबर है, R2 है वो R2B के बराबर है, यानी कि बराबर है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला यही होता है N-1। N क्या है, ये अपवर्तनांक है हवा के सापेक्ष ग्लास का कांच का। तो लेंस ए के लिए ये फॉर्मूला सेट करें तो आएगा 1/f बराबर NA-1, 1/R1A और 1/R2। और बी के लिए क्या आएगा, 1/FB, और ये आएगा। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या दे दिया, भाग, क्योंकि समीकरण 1 में 2 का भाग दोगे तब भी ये जो FB है वो ऊपर जाएगा और FA किधर आएगा, नीचे। तो ये मान आ गए। अब देखो ये 1/R1 है और 1/R2 है, और नीचे 1 लेकिन ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे पूरे, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचना यही है, बचना यही है। आप देखिए जो कि हमने बचाया यहाँ पे, ये देखो सीधा यही मान निकाल दिया डायरेक्ट। समझ गए होंगे आप, ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं इसको, तो आंसर आ जाएगा 0.833। आगे चलते हैं हम। जब प्रकाश तरंग किसी अन्य प्रकाशीय घनत्व के माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश तरंग है वो एक माध्यम से, प्रकाशीय घनत्व बदल गया तो माध्यम भी क्या हो गया, बदल गया। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, अपवर्तन की घटना होगी, और अपवर्तन की घटना में तरंग दैर्ध्य और प्रकाश की चाल बदल जाती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और चाल बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति क्या रहती है, नियत। तो इसकी चाल और तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, बदल जाती है, आवृत्ति कभी भी बदलती नहीं। आगे चलते हैं।
क्षैतिज से 10 डिग्री कोण बनाने वाली एक प्रकाश किरण, क्षैतिज से 10 डिग्री कोण बनाने वाली एक प्रकाश किरण क्षैतिज से थीटा कोण बनाने वाले एक समतल दर्पण पर आपतित है। आप इसको समझिए कि डायग्राम अगर अपने बनाएं तो ये है क्षैतिज, ये क्या है, क्षैतिज है। क्षैतिज से 10 डिग्री कोण बना रही है एक प्रकाश किरण, ठीक है, उस किरण को बाद में बनाएंगे। लेकिन जो थीटा कोण बनाने वाला एक समतल दर्पण, यानी कि क्षैतिज के साथ समतल दर्पण कितना कोण बना रहा है, थीटा, यानी कि समतल जो दर्पण है वो ऐसे नहीं रखा हुआ है, इस पे दर्पण ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे मतलब इस बुक और इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा, ये मतलब दर्पण कैसे रखा हुआ है, ऐसे, ये दर्पण बना दिया मैंने। ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो क्षैतिज के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। अब जो प्रकाश किरण आ रही है वो कितना डिग्री कोण बना रही है क्षैतिज के साथ, यानी कि इसके साथ, क्षैतिज के साथ ये कोण बना रही है 10 डिग्री। तो ये मैंने दिखा दिया कितना डिग्री है, 10 डिग्री। ये आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण। समतल दर्पण पर आपतित है, थीटा का मान क्या होना चाहिए ताकि परावर्तित किरण ऊर्ध्वाधर ऊपर हो सके। तो आपको पता है कि अगर समतल दर्पण बिल्कुल ऐसे होगा तो 10 डिग्री पे जो प्रकाश किरण आएगी वो ऐसे जाएगी, वो क्या जाएगी, ऐसे जाएगी। तो फिलहाल दर्पण ऐसे रखा हुआ है, तो जो आपतित किरण है, सॉरी ऐसे बनाए, जो परावर्तित किरण है वो समतल के साथ 90 डिग्री कोण नहीं बना रही। हमने क्या किया, इस दर्पण को ऐसे मोड़ दिया। हमारे को इतना मोड़ना है कि जो परावर्तित किरण है वो इस क्षैतिज के साथ कितना डिग्री कोण बनाए, 90 डिग्री। इतना मतलब कितना कोण मोड़ा है हमने, थीटा। उस थीटा की ऐसी वैल्यू बतानी है जिस पर ये जो परावर्तित किरण है वो क्षैतिज के साथ, या मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर जाए, ऊर्ध्वाधर ऊपर मतलब क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाए, 90 डिग्री क्षैतिज के साथ। तो ये होगी परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। अब आप समझिए कि ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, अभिलंब बीच में था, अभिलंब किसके ऊपर खींचना है, दर्पण पे। तो ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब, ठीक है। अब आप गौर से देखिए कि ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये आपतन कोण है आपका, इस एंगल का मान कितना होगा। तो इस एंगल का मान कितना होगा, तो आप अगर गौर से देखें तो जो अभिलंब है वो दर्पण के साथ कितना डिग्री कोण पे होता है, 90 डिग्री। यानी कि ये कोण जो है, ये वाला कोण, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। एक बार डायग्राम जो आपका बुक में बनाया उससे नाम लिख लेते हैं इन रेखाओं के सारों के। ये है ओ ए बी सी डी ई, ओ ए बी सी डी ई। आप एंगल देखिए, जो कोण डी ओ ए है, कोण डी ओ ए वो कितना डिग्री का हुआ है, 90 डिग्री, क्योंकि अभिलंब है वो दर्पण के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री। अब इसके टुकड़े कितने हैं, एक थीटा है, एक 10 डिग्री और बाकी है, यानी कि इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम है कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी। मतलब इस पूरे एंगल के 3 टुकड़े हैं। दूसरा है कोण सी ओ बी प्लस कोण बी ओ ए, इन सब का टोटल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो कोण सी ओ डी प्लस में सी ओ बी का मान कितना है, तो सी ओ बी का मान आपको चित्र में दिया हुआ है 10 डिग्री, प्लस में कोण बी ओ ए, तो कोण बी ओ ए को कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो कोण सी ओ डी कितना आएगा, सी ओ डी बराबर आएगी, ये दोनों इधर जाके माइनस होंगे, 90 माइनस 10 माइनस थीटा, तो ये कितना आएगा, 80 माइनस थीटा। यानी कि कोण सी ओ डी का मान जो आएगा, यानी कि ये एंगल जो आएगा वो आएगा 80 माइनस थीटा। कितना आएगा, 80 माइनस थीटा। तो परावर्तन का नियम ये कहता है कि जितना आपतन कोण होता है, ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण है, और ये कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। यानी कि इसको आप आई से लिखते हैं, तो आर का मान भी कितना होगा, ये भी होगा 80 माइनस थीटा, ये होगा। आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की। तो
अब क्या करेंगे अपने, अब फिर हम ये वाला क्षैतिज के साथ ये किरण कितना डिग्री कोण बना रही है, 90 डिग्री, यानी कि कोण EOB का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और इस कोण EOB में है कितने कोण, ये एंगल प्लस ये एंगल, 3 एंगल है। समझ में आ रही है बात, मतलब ये एंगल का मान कितना है 80 माइनस थीटा, और इसका 80 माइनस थीटा, और ये 10 डिग्री, इन टोटल ये कितना है, तो 80 माइनस थीटा प्लस में 80 माइनस थीटा प्लस में कितना डिग्री, 10 डिग्री, इन सब का टोटल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो 80 और 80 कितने हो गए, 160 माइनस 2 थीटा बराबर 90 माइनस 10, तो कितना आएगा, 80 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, 2 थीटा को उधर भेज दो और 80 को इधर ले आओ, तो 160 माइनस 80 बराबर कितना आएगा, 2 थीटा। तो मतलब 2 थीटा बराबर आपके पास आएगा 80 डिग्री, तो थीटा बराबर आएगा 80/2, यानी कि कितना डिग्री आएगा, 40 डिग्री। कितना डिग्री, 40 डिग्री आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। बुक में भी बहुत बढ़िया से समझाया है, आप समझ सकते हैं। ये है, ये बुक में, बस बुक में आप थोड़ा सुधार कर लेना कि ये एंगल बुक में है वो थीटा दिखाया है, एक्चुअल में ये कितना है, 80 माइनस थीटा है, और ये भी कितना है, 80 माइनस थीटा। ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। बाकी काम ओके इसमें, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा मिला नहीं था उस टाइम, तो जैसा मिला वैसा डाल दिया था इसमें। तो ये है इसमें, ये हॉरिजेंटल, ये क्षैतिज लाइन है, ये है इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, और ये है वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर परावर्तित किरण। ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो इससे आप थीटा का मान 40 डिग्री निकाल देंगे। आगे चलते हैं। एक अवतल दर्पण की वायु में फोकस दूरी स्मॉल f है, इसकी पानी में फोकस दूरी कितनी होगी। तो अवतल दर्पण है, वायु में रखा हुआ है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, एयर में f है। फिर इसको किस में रख दिया, इसके चारों ओर मीडियम कौन सा कर दिया, पानी कर दिया। क्या कर दिया, पानी कर दिया। लेकिन अवतल दर्पण से कौन सी घटना होती है, परावर्तन की। किसी घटना होती है, परावर्तन की। और परावर्तन की घटना में माध्यम चेंज नहीं होता, तरंग दैर्ध्य भी चेंज नहीं होती, प्रकाश की चाल भी चेंज नहीं होती, तो दर्पण की फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि पानी में भी, यानी कि वाटर में भी कितना रहेगा, एफ ही रहेगा। अगर अपवर्तन की घटना होती तब फोकस दूरी बदल जाती है, जो आपकी लेंसों में पड़ते हो। तो इसका मान कितना आएगा, एफ, क्योंकि दर्पण कौन सी घटना पर आधारित है, परावर्तन की घटना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक अवतल लेंस जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक म्यू जी है, इसे एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक म्यू एल है, लिक्विड के लिए एल है, में डुबोया जाता है, तो लेंस अभिसारी लेंस कितने बर्ताव करेगा, अभिसारी लेंस कितने बर्ताव करेगा। जबकि मतलब लेंस है कैसा, अपसारी लेंस। आप ऐसे समझिए कि एक लेंस है अवतल लेंस, अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस, इसको इस माध्यम, इस लिक्विड में रख दिया जिसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू एल, और इस लेंस खुद का कितना है, म्यू जी, विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, और ये है म्यू एल विद रेस्पेक्ट टू एयर। इसमें रख दिया। अब इसमें रखने के बाद लेंस की जो फोकस दूरी है वो बदल जाएगी। जैसे ही आप कोई अन्य प्रकाशिक माध्यम में रखेंगे, जैसे हवा है, हवा से आपने कांच में रख दिया या हवा से आपने कोई और लिक्विड में रख दिया, तो उसकी फोकस दूरी बदल जाती है। और फोकस दूरी का मान किस माध्यम पर निर्भर करता है, कैसे निर्भर करता है, 1/f बराबर होता है n/1 और 1/r1 - 1/r, ये होता है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है नेगेटिव। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। आप ये बात ध्यान रखेंगे। अब लिक्विड में रखने के बाद जो ये आएगा अपवर्तनांक, वो क्या होगा, क्योंकि पहले जब हवा होती है तो हम लिखते हैं NGA। जब लेंस हवा में रखा होता है तो हम लेंस का अपवर्तनांक कैसे देखते हैं, NGA। लेंस कांच से बना हुआ है, कांच का हवा के सापेक्ष। लेकिन अब इस लेंस के चारों ओर कौन सा माध्यम है, लिक्विड, तो मैं इस N21 की जगह लिखूंगा NGL-1 और 1/r1 - 1/r।
इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूँ। एन जी बट्टा में एन एल माइनस वन और 1/R1 - 1/R। आपने पढ़ा होगा एन जी एल को एन जी बट्टा एन एल से, मतलब N21 बराबर होता है N2/N1 और N12 बराबर होता है N1 बट्टा में N2। ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो ये आएगा 1/F बराबर एन जी माइनस एन एल बट्टा में एन एल और 1/R1 - 1/R। मैं क्या चेक करना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ निशान चेक करना चाह रहा हूं। तो इसमें देखिए कि फोकस दूरी का मान आपको सिर्फ यहां से देखना है कि अगर ये पूरा मान प्लस आएगा, ये पूरा मान प्लस आएगा, तब तो लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन होगा नहीं, और अगर ये मान माइनस आ गया तो लेंस की प्रकृति में परिवर्तन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होती है R1 और ये होती है R2। तो इधर से प्रकाश किरण माने इधर जा रही है तो R2 तो होगा अवतल दर्पण के लिए प्लस और R1 होगा माइनस। तो मतलब R1 का मान भी माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस, माइनस में से माइनस करें तो माइनस, यानी कि ये मान नेगेटिव है। और अगर ये मान पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है वो नेगेटिव ही होती है, नेगेटिव रहेगी। लेकिन गलती से ये मान है वो माइनस आ गया तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि फोकस दूरी प्लस आएगी और वो क्या बन जाएगा, उत्तल लेंस बन जाएगा। ये कब बनेगा ये मान माइनस कब आएगा, अगर मान लो इसमें पहली कंडीशन है, आगे लिखता हूँ फॉर्मूला। आपके पास जो फॉर्मूला आ गया 1/F बराबर म्यू जी माइनस म्यू एल अपॉन में म्यू एल और 1/R1 - 1/R। और ये मान अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। अब अगर म्यू जी बराबर है म्यू एल, कि दोनों का अपर्तनांक बराबर है, तो म्यू जी माइनस म्यू एल जीरो हो जाएगा। ये पूरी रकम जीरो तो ये भी पूरी रकम जीरो, यानी कि 1/F बराबर आएगा जीरो, तो F बराबर आएगा अनंत। इसका मतलब है कि लेंस है वो एक समतल कांच की पट्टी की तरह व्यवहार करेगा, कांच की पट्टी की तरह व्यवहार करेगा। और वो लेंस है, लेंस जो है वो उस द्रव में, लेंस द्रव में क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। पहली कंडीशन ये पहली कंडीशन है। दूसरी है कि म्यू जी का मान म्यू एल से बड़ा हो। अगर म्यू जी बड़ा है म्यू एल से, यानी कि प्लस वाली संख्या बड़ी है और माइनस वाली छोटी है, तो ये मान क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि फोकस दूरी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। फोकस दूरी पॉजिटिव नहीं, सॉरी, यानी कि ये मान है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये मान पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये अगर ऐसा है कि म्यू जी बड़ा है म्यू एल से, तो लेंस की प्रकृति नहीं बदलती, लेंस की प्रकृति नहीं बदलती। और तीसरा क्या है, तो तीसरा है कंडीशन कि लिक्विड है उसका अपवर्तनांक ग्लास से ज्यादा हो जाए, यानी कि अब की बार एल म्यू एल बड़ा हो गया, यानी कि माइनस वाली संख्या बड़ी और प्लस वाली छोटी, तो ये ऑल ओवर मान क्या आएगा, ये वाला मान आएगा नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो अवतल दर्पण ले रखा है हमने, अवतल लेंस, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, और फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी। इस कंडीशन में तो अभी इस सवाल के हिसाब से फोकस दूरी नेगेटिव रहेगी, लेकिन इस कंडीशन में फोकस दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और लेंस किसकी तरह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह, क्योंकि प्लस फोकस दूरी किसकी होती है, उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस मतलब अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस होता है, अभिसारी लेंस। तो इसमें दोनों में लागू है कि अगर ये लिक्विड वाला ज्यादा होगा तो लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। अगर पहले अवतल लेंस लिया हो तो वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, और उत्तल लेंस लिया तो वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ये है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू जी। म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू जी। बुक में बहुत बढ़िया से समझाया आपको, ये आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो सूक्ष्मदर्शी की कोणीय आवर्धन 400 है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर, और कोणीय आवर्धन कितना है, 400। प्रकाश की नली की लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 16 × 10⁻² मीटर। तथा अभिदर्शक की फोकस दूरी यानी कि FO का मान दिया हुआ है 5 mm। आप समझ गए कि सेंटीमीटर को मीटर में क्यों बदला है, क्योंकि इस मिलीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो ये 5 × 10⁻³ मीटर।
तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, अभिनेत्र की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। और इसमें न्यूनतम सप्रस्थम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, जिसको भी आपको मीटर में रख लेना है। ठीक है, तो अनंत में प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन का फॉर्मूला लगा देंगे आप, एल डी बट्टा में एफ नोट गुना एफ। तो क्या आएगा, ये एल का मान कितना है, एल का मान है 16 गुणा 10 की पावर माइनस 2, और ये क्या होगा 25 गुणा में 10 की पावर माइनस 2 बट्टा में एफ नोट का मान कितना है, एफ नोट का मान है 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 गुणा में एफ ई, और इधर ये आएगा, और एम अनंत का मान कितना है 400। तो कुल मिला के मैं ये बोलूँ तो ये आएगा एफ ई बराबर 16 गुणा 10 की पावर माइनस 2 गुणा 25 गुणा 10 की पावर माइनस 2 बट्टा में 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 गुणा में 400, ये मान आ जाएगा, एफ ई का मान ये आएगा। अब आपको इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो 4 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो ये बचेगा 100 मतलब 10 की पावर 2 बनेगा। ये कितना बनेगा 10 की पावर 2, और यहाँ क्या बनेगा 4, और 25 को 4 से गुणा करेंगे तो बनेगा 100। ये बन जाएगा 100 गुणा में 10 की पावर माइनस 2 गुणा में 10 की पावर माइनस 2, 25 चौके क्या हो गए 100 हो गए, तो 25 चौके 100 को 100 लिख दिया मैंने, 10 की पावर माइनस 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2, और नीचे है 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 गुणा 10 की पावर 2, ये बन जाएगा। तो ये 10 की पावर 2 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगी 10 की पावर माइनस 3, ऊपर कितना है, ऊपर है 10 की पावर माइनस 4, और ऊपर जाएगी 10 की पावर प्लस की 3 बट्टा में कितना होगा 5, तो ये बचेगा 10 की पावर माइनस 1 बट्टा 5, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा 10 की पावर माइनस 1 बट्टा में 5, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.2 गुणा में 10 की पावर माइनस 1 मीटर, और जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा में 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और 10 की पावर माइनस 2 मीटर होता है वो कौन होता है सेंटीमीटर, वो कौन होता है सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आएगा एफ ई जो आएगी वो आएगी 2 सेंटीमीटर, इसका उत्तर आएगा 2 सेंटीमीटर। अब इसकी जो व्याख्या है वो बुक में गलत है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, एल डी अपॉन में एफ नोट एफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। व्याख्या है वो गलत है, उसको देखना ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं है। आप आगे चलते हैं, तो ये व्याख्या क्या है, गलत है, ये नहीं गलत, ये व्याख्या गलत हो गई है। तो इस क्वेश्चन की व्याख्या गलत है। आगे चलते हैं अब। दो समतल दर्पण परस्पर समांतर है तथा 20 सेंटीमीटर दूरी से पृथक है, इनके बीच एक चमकीला बिंदु दर्पण 1 से 5 सेंटीमीटर दूर रखा है। दर्पण 1 से बनने वाले दो निकटतम प्रतिबिंबों की दर्पण से दूरियां हैं क्रम से। तो अब आप देखिए कि दो दर्पण आमने सामने रखे हैं, वैसे तो दोनों से प्रतिबिंब दिखेंगे और बहुत प्रतिबिंब दिखेंगे, लेकिन आपसे पूछा है कि दर्पण 1 के जस्ट पास वाले दर्पण है वो जो प्रतिबिंब वो कितनी कितनी दूरी में पड़ेंगे, और ये आपको दिया हुआ है मान। तो अब आप देखिए कि इस दर्पण से, पहले दर्पण से वस्तु कितनी दूर है 5 सेंटीमीटर, तो पहला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके जस्ट पीछे कितने सेंटीमीटर दूर पर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूर होती है प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर पीछे की ओर कितनी दूरी पर बनता है उतनी दूरी पर। तो पहला प्रतिबिंब वो कितने सेंटीमीटर बनेगा, पहला प्रतिबिंब वो 5 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, अब दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे की हम इसकी सहायता से बात करेंगे कि इससे ये कितनी दूर है, तो इससे ये जो दूर है वो कितनी दूर है, टोटल 20 है, 20 में से 5 गए, कितना सेंटीमीटर दूर है 15 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर बनेगा, और कितनी दूर बनेगा, ये 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब ये प्रतिबिंब बनाएगा वो इसके लिए बिंब बन जाएगा, फिर ये इसका बनाएगा, फिर ये जो प्रतिबिंब बनाया इसने, ये जो यहाँ प्रतिबिंब बना है ये मान लो I1 है, और ये प्रतिबिंब बना है I2, ये I2 है वो किसने बनाया है, दूसरे दर्पण ने बनाया है। अब दूसरे दर्पण का जो ये प्रतिबिंब बना है वो इसके लिए क्या बन जाता है, वस्तु।
फिर ये इसका और बनाएगा। तो ऐसे आपने कभी देखा दो समतल दर्पण आमने सामने हो तो बहुत सारे प्रतिबिंब दिखते हैं उसमें। तो अब अगर मैं बात करूं कि ये जो I2 है इसकी इस दर्पण से टोटल दूरी कितनी है, तो इस दर्पण से टोटल दूरी है 15 + 20, कितना हो गया 35 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इसका ये बनाएगा इधर कितनी दूरी पर 35 सेंटीमीटर, कितनी दूरी बनाएगा 35 सेंटीमीटर। तो दो प्रतिबिंब हो गए, एक तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर और एक 35 सेंटीमीटर दूरी पर। तो दो प्रतिबिंब बनेंगे इसके, एक तो इसने खुद ने बनाया, एक दूसरे ने जो प्रतिबिंब बनाया है उसका ये बनाएगा 35 सेंटीमीटर दूरी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अब। तो ये लैंग्वेज लिखी हुई है मैंने जो समझाया, अगर अब अभी आप समझेंगे तो आपको ये लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं। यह पाया गया कि N1 अपर्तनांक के कांच का एक लेंस N2 अपर्तनांक के द्रव कुंड में ओझल हो जाता है, तो N1 व N2 के मध्य सही संबंध है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया है। क्या किया था हमने उस क्वेश्चन में, देखिए ये वाला कि लेंस की कांच की पट्टी की तरह लेंस पर व्यवहार करता है और लेंस द्रव में क्या हो जाता है, गायब। लेंस है वो उस द्रव में ओझल हो जाए कब, जब μg और μl यानी कि वो लेंस का अपवर्तनांक और उस द्रव का अपवर्तनांक आपस में क्या हो, बराबर, तभी लेंस क्या होगा, ओझल होगा। तो इस व्याख्या से हम उसमें हल कर देंगे। तो N1 बराबर क्या होगा N2, N1 बराबर क्या होगा N2, जैसे वो था N1 - N2 बट्टा में N2 और 1/R1 - 1/R2 बराबर 1/F। तो N1 बराबर होगा N2, तो 1/F बराबर कितना आएगा 0, क्योंकि N1 - N2 कितना हो जाए, दोनों बराबर है तो 0 आएगा। तो 1/F का मान 0, तो F कितना हो जाएगा अनंत। तो लेंस है वो लेंस द्रव में क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं, मतलब उस द्रव में लेंस रखा हुआ या नहीं रखा हुआ पता नहीं चलेगा। आगे चलते हैं। एक पतली क्षैतिज छड़ तथा एक ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण के मध्य 30 डिग्री कोण है। छड़ तथा इसके प्रतिबिंब के मध्य कोण है। इसको अपने डायग्राम से समझते हैं। पतली छड़ तथा ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण, तो समतल दर्पण ऐसे हैं और पतली छड़ है वो इस प्रकार रखी हुई है कि ये इसके साथ कितना कोण बना रही है 30 डिग्री। तो अब कह रहा है कि छड़ तथा इसके प्रतिबिंब के मध्य कोण कितना बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये आपको पता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे की ओर बनता है। तो इसको हम हिस्से में बांट लेते हैं कि ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला हिस्सा है वो दर्पण में कहाँ दिखेगा, जितना ये इतना दूर है उतना ये इधर दिखेगा, जितना ये दूर है उतना ये दूर दिखेगा, जितना दूर ये है उतना ही दूर ये दिखेगा, जितना दूर ये बिंदु है दर्पण में उतना ही इधर पीछे की ओर दिखेगा, और जितना दूर ये है उतना ये दिखेगा। तो ये हिस्सा ऐसे दिखेगा। और कितना दिखेगा तो अब आप समझ में आ गई होगी कि जितने दूर ये हिस्से उतने दूर ये दिख रहे हैं। तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। और आपसे पूछा है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में टोटल कोण, तो ये कोण बनेगा 30 + 30 बराबर कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री कोण बनेगा। कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री कोण। आगे चलते हैं। 60 डिग्री बनेगा ये डायग्राम बना के आपको दिखाया है। दो समतल दर्पण थीटा कोण पर आनत है यदि निकाय द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है 5 है। तो निम्न में से कौन सा मान थीटा का नहीं हो सकता। देखिए दर्पण में दो दर्पण हैं, उनके बीच का कोण कितना डिग्री है, मान लो थीटा कोण है, और इससे कितने प्रतिबिंब दिख रहे हैं, तो n बराबर दिख रहा है 5। तो n का फॉर्मूला होता है 360 बट्टा में थीटा, क्योंकि n का मान विषम है, विषम संख्या का फॉर्मूला लागू होगा ये। n का मान 5 बराबर 360 बट्टा में थीटा -1। तो 360 बट्टा में थीटा बराबर होगा 5 + 1 बराबर 6। तो थीटा बराबर कितना आएगा, तो थीटा बराबर आएगा 360 बट्टा में 6, यानी कि थीटा बराबर कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री। मतलब कम से कम थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए 60 डिग्री, या उससे ज़्यादा हो सकता है। उससे ज़्यादा होगा तो भी प्रतिबिंब 5 तो दिखाई देंगे। तो थीटा का मान 60 डिग्री या 60 से अधिक होना चाहिए। आपसे क्या पूछा है कि थीटा का मान कौन सा संभव नहीं है, तो जो 60 से नीचे है वो संभव नहीं है। तो 61, 65 और ये तो संभव है, लेकिन 55 डिग्री संभव नहीं है। ये इसका इस प्रकार सॉल्यूशन कर देंगे। आगे चलते हैं।
इस प्रकार ये व्याख्या दी हुई है, बढ़िया से आप समझ सकते हैं इसको। चित्र में प्रदर्शित आयताकार धात्विक टंकी एक अज्ञात द्रव से भरी है। प्रेक्षक जिसकी आंख टंकी के शीर्ष के समान स्तर में है, ये कोने ई को बस ठीक देख ही सकता है। द्रव का अपवर्तनांक होगा। तो कोना ई ये है, तो इससे एक प्रकाश किरण चलेगी और इसी को आप अभिलंब मान लेंगे। तो ये जब इधर जाएगी तब भी ये दिख रहा है इसको, वरना ये दिखेगा नहीं। तो डायग्राम की जो इस क्वेश्चन की डिमांड है उसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसे फिर हम इसमें स्नेल का नियम लगा के अपवर्तनांक ज्ञात कर देंगे। हम सीधा ही चलते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में नहीं दिया डायग्राम इधर बना देते हैं। ये ई बिंदु है और इधर आंख है और यही हमारा अभिलंब है। तो ये आई कोण है और ये आर कोण है। आर बराबर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री हो तो हम साइन आई बट्टा में साइन 90, हम किसका नियम लगाएंगे? स्नेल का नियम। तो इस हिसाब से लगा देते हैं, ये सही है कि ये अपवर्तनांक है n1 और ये है n2। स्नेल का जो नियम होता है वो होता है साइन आई बट्टा में साइन आर बराबर होता है n2 या फिर n2 बट्टा में n1, जिसको हम लिख सकते हैं n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, ऐसे लिख सकते हैं। अब जो मान डायग्राम में दिख रहे हैं वो आप रख देंगे। तो n1 का मान अभी हमारे को पता नहीं है। अब ये n1 कौन है? ये सघन माध्यम है और बाहर हवा है, और हवा का अपवर्तनांक जो होता है वो n2 का मान कितना है? 1 है। n2 का मान हवा का अपवर्तनांक कितना लेना है? 1, क्योंकि आंख जो दिखाई गई है ये किधर है? हवा में। ये है हवा में, तो हवा का अपवर्तनांक है वो n2 बराबर 1 है और ये कितना है? n1 है। तो n1 साइन आई और n2 का मान 1 और r का मान कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। इससे n1 बराबर कितना आएगा? 1 बट्टा साइन आई आएगा। यह आपने पूर्णांतरी परावर्तन में पढ़ा ऐसा फॉर्मूला। अब आपको कैसे भी करके साइन आई का मान निकालना है। तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको हिंट दिया हुआ है कि ये जो ऊंचाई है ये 3 मीटर है और ये कितना मीटर है? 4 मीटर। ये आई है तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज का ये होगा आधार, ये होगा कर्ण और ये होगा लंब। तो लंब साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब भुजा का मान कितना है? 4 और कर्ण भुजा का मान कितना है? तो ये 4 है और ये 3 है, तो आपको पता है ये कितनी होगी? 5 होगी। भाई 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये होगा 16 प्लस में 9, कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये कर्ण है वो 5 दिया हुआ है। तो साइन आई का मान जो आपको आएगा वो 4 बट्टा 5 आएगा। तो वो मान हम यहाँ रख देंगे। तो n1 बराबर आएगा 1 बट्टा में 4 बट्टा 5 या 5 बट्टा 4। इससे मान जो आएगा वो कितना आएगा? n1 का मान आएगा 1.25 आ जाएगा। कितना आएगा अपवर्तनांक? 1.25। अच्छा प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। इस प्रकार सॉल्व कर देंगे। आगे चलते हैं। एक पतला अवतल लेंस तथा एक पतला उत्तल लेंस संपर्क में, दोनों लेंसों की शक्ति के परिमाण का अनुपात 2:3 है तथा संयोजन की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी क्रमशः क्या होगी आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न में एक अवतल लेंस है और एक क्या है? उत्तल लेंस है। तो अवतल लेंस की फोकस क्षमता को हम P1 मानेंगे और इसको P2। तो अवतल है और कौन है? उत्तल है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी है क्षमता है वो P1 है और ये P2 है। इसकी फोकस दूरी F1 है और इसकी F2 है। तो इसकी फोकस दूरी है नेगेटिव है और इसकी फोकस दूरी है वो क्या है? पॉजिटिव है। उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है। आपको दोनों की क्षमताओं का अनुपात दिया, मतलब आपको P1 बट्टा P2 बराबर दे रखा है 2/3। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि P बराबर होता है 1/F या F बराबर होता है 1/P। तो यदि मैं फोकस दूरियों का अनुपात निकालूं F1 बट्टा F2, तो P के क्या व्युत्क्रमानुपाती है? व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या आएगा? ये आएगा P2 बट्टा में P1। F1 बट्टा F2 आएगा P2 बट्टा में P1, जो कि कितना आएगा? जो आएगा 3/2। जो कितना आएगा? 3/2 आ जाएगा ये। ठीक है। और फिर यहां से मैं एक निकाल सकता हूं मान कि 1/F2 बराबर आएगा 3/2 F1।
ये मान आपको याद रखना है। अब ये कह रहा है कि दोनों के संयोजन की तुल्य फोक्स दूरी। तो संयोजन कैसे निकालते हैं? वो होता है 1/f1 प्लस 1/f2। वो जो तुल्य फोक्स दूरी है वो कितनी है? वो वैसे होती है 1/f, लेकिन उसका मान f का मान कितना है? 30। तो ये आएगा 1/30। भी 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर होता है 1/f। इस f का मान कितना दिया आपको? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा हम कर लेंगे कि पहला लेंस है वो अवतल है, इसलिए यहाँ माइनस का निशान लगा देंगे। किसका निशान लगाएंगे हम? माइनस का। और फिर चूंकि आपको f1 और f2 दोनों चाहिए, तो हम ये मान या तो f1 के रूप में रखें या f2 के रूप में रखें। तो मैं क्या करूंगा, 1/f1 तो ऐसे कैसे रखूंगा, और f1/f2 का मान जो हमने यहां से निकाला है 3/2f1 वो कर देंगे। और इधर कितना 1/30 है। तो इससे क्या होगा देखो, तो इससे आपके पास f1 का मान आ जाएगा, लघुत्तम आएगा 2f1। लघुत्तम कितना आएगा? 2f1। ये आएगा -1 और -2, और ये कितना आएगा? 3। तो ये बराबर आएगा 1/30। तो यहाँ से आएगा प्लस का 1/2f1 बराबर 1/30। तो यहाँ से f1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो f1 की वैल्यू आएगी 30/2, यानी कि कितना सेंटीमीटर आएगा? 15 सेंटीमीटर। और पहला लेंस कौन सा? अवतल लेंस। उसकी फोकस दूरी किस में आएगी? माइनस में, यानी कि f1 का मान एक्चुअल में कितना सेंटीमीटर आएगा? 15 सेंटीमीटर। तो माइनस का 15 सेंटीमीटर दोनों ऑप्शन में है। अब आप f2 निकालिए। तो f2 निकालने के लिए फिर मैं ये रिलेशन यूज करूंगा कि मेरे को पता है कि f1 बट्टा में f2 बराबर कितना है? 3/2 है। तो मेरे को f2 चाहिए, तो f2 बराबर होगा 2/3f1। यही हो जाएगा। तो f2 बराबर 2/3 गुणा में, यहाँ पे मान माइनस नहीं लेना है, तो ये आएगा 10। वो यहीं से आप डिसाइड करेंगे कि f1 है वो नेगेटिव आएगा और f2 पॉजिटिव आएगा। तो 15 और 10 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। बुक में एक जगह टेक्निकल एरर आया हुआ है, क्या कहाँ आया हुआ है ये? तो ये जो निशान है, इस निशान को आपको क्या रखना है? प्लस रखना है। इस निशान को प्लस रखना है, बस ये ध्यान रखना है। ये निशान क्या रहेगा? प्लस रहेगा। ठीक है, बाकी काम ओके। आगे चलते हैं। अपवर्तनांक 3/2 तथा फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर का एक सम उत्तल लेंस, इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसकी निचली सतह पानी में डूबी रखे हुए हैं, ऊपरी सतह वायु में है। लेंस पर आपतित एवं ऊर्ध्वाधर समांतर प्रकाश किरण पुंज के भीतर लेंस से कितनी दूरी पर फोकसित होगा? यानी कि ये कहाँ इकट्ठा होगा, ये जो प्रकाश पुंज है वो कहाँ इकट्ठा होगा, वो दूरी आपको ज्ञात करनी है। मतलब फाइनल प्रतिबिंब आपको ज्ञात करना है। अब इसके लिए हम आगे डायग्राम अलग से बना लेते हैं। हम व्याख्या से समझ लेंगे इसको कि ये लेंस है और यहाँ पर क्या है, ये आधा पानी, ऐसे पानी में डूबा है, आधा भाग किसमें डूबा है? पानी में। यानी कि यहाँ क्या है? हवा। और यहाँ क्या है? कांच। और यहाँ क्या है? पानी। तो ये एयर है, ये ग्लास है, और ये वाटर है। तो यानी कि प्रकाश किरण ऐसे आ रही है। तो आपको अलग अलग समझना है कि कब किस में आ रही है। तो पहले आ रही है एयर से ग्लास। किस में आ रही है? एयर से ग्लास में। दूसरा है ग्लास से किस में जा रही है? वाटर में। तो यानी कि अपवर्तन कितनी बार हो रहा है? 2 बार अपवर्तन हो रहा है। कितनी बार अपवर्तन हो रहा है? 2 बार अपवर्तन। तो हम 2 ही बार, कितनी बार? 2 बार हम गोलीय परत से अपवर्तन का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले तो करेंगे हवा से ग्लास के लिए, फिर हम करेंगे कांच से पानी के लिए। समझ में आ गई बात? तो आपको जो दिया हुआ है कि इसकी जो फोकस दूरी है हवा में वो कितनी दी हुई है? FGA, मतलब कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 10 सेंटीमीटर है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला यही होता है 1/FGA। अब FGA और लगाना है क्योंकि आप अभी हवा से कांच में जा रहे हैं। तो FGA बराबर MGA -1 1/R1 -1/R2। और प्रश्न में ये दिया हुआ है कि दोनों
ये जो समउत्तल लेंस है, समउत्तल लेंस का मतलब इसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं क्या है, बराबर है, दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर है। और उत्तल लेंस के लिए ये जो पहली त्रिज्या है, नहीं सॉरी, ये पहली त्रिज्या है, ये होगी R1, और जो ऊपर वाली त्रिज्या होगी वो होगी R2। R2 का मान है -R, और R1 का मान है, सॉरी, R1 का मान है +R, और R2 का मान है -R। ये ध्यान रखना, दोनों के मान बराबर हैं, लेकिन एक प्लस की होगी और एक माइनस की। जो प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत है वो माइनस होगी, और जो प्रकाश किरण की दिशा में है वो क्या होगी, प्लस होगी। तो इसमें आगे चलते हैं। तो आपको R1 का मान +R1 है और R2 का मान -R है। ठीक है, अब ये मान रख देंगे तो यहाँ क्या बनेगा, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपने। तो ये बनेगा 1/10 बराबर NGA। NGA का मान कितना दिया हुआ है, तो NGA का मान होता है 3/2 दिया हुआ ये मान आपको, और ये बनेगा 1/R -R, यही बनेगा। देखो R2 का मान -R रख दिया, तो इससे क्या होगा, ये बन जाएगा 1/10 बराबर, ये बनेगा 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/R + 1/R कितना हो जाएगा, 2/R। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये आएगा 1/10 बराबर 1/R। तो यहाँ से R का मान कितना आएगा, R का मान है वो ठीक 10 सेंटीमीटर आएगा, जो किसका मान है, फोकस दूरी का मान था, उसके बराबर है ये। तो ये आ गया। अब प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए हवा से कांच में अपवर्तन के सूत्र से, अब ये लेंस मेकर फॉर्मूले से हमने R का मान निकाले, क्योंकि गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का फॉर्मूला लगाना था। तो ये फॉर्मूला होता है N1, और ये N2 होता है, N2 - N1। तो N1 मतलब पहला माध्यम कौन है, हवा, और दूसरा माध्यम कौन है, कांच। ये होती है बिंब दूरी और ये होती है प्रतिबिंब दूरी, और Ng - Na हो जाएगा। अब Na का मान, तो हवा का अपवर्तनांक कितना लेना है, 1, और Ng का मान कितना था, 3/2, और U का मान -अनंत। क्यों लिया अनंत, क्योंकि समांतर प्रकाश किरणें ये, कैसी किरणें, ये समांतर, और समांतर प्रकाश किरणें जब आती है तो वो दूरी क्या ली जाती है, अनंत ली जाती है, समांतर प्रकाश किरण की। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और R1 का मान कितना है, +R है, उसका मान आपको पता है। R1 का मान +R क्यों है, क्योंकि ये पहली त्रिज्या है जो इधर आएगी और इधर प्रकाश किरण की दिशा में है, तो R1 का मान +R है। तो ये अब सारी वैल्यू आपको यहाँ रखनी है इसमें। तो इसमें अगर मान सारे रखेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। V1 बराबर आएगा 3R। तो मान रख के देख लेते हैं। Na का मान कितना है, 1, और U का मान कितना है, अनंत, और प्लस इसका मान है Ng का मान 3/2। V1 बराबर Ng - Na 3/2 - 1/R, और ये तो 1/अनंत 0 हो जाएगा, ये होगा 3/2। V1 बराबर 1/2R, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये V1 बराबर आएगा 3R। V1 बराबर कितना आ जाएगा, 3R आ जाएगा। V1 बराबर 3R। तो ये हमने निकाला हुआ है, ये यहाँ से सोल्व कर दिया, डायरेक्ट लिखा हुआ है व्याख्या में। तो V1 बराबर कितना आ गया, 3R। प्रथम गोलीय पृष्ठ से बना प्रतिबिंब। अब होता क्या है इसमें कि इस गोलीय पृष्ठ, पहले वाले ने जो भी बनाया है प्रतिबिंब, वो इस दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए, 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं लेंस में, एक तो ये वाला होता है इस, और एक ये होता है। तो ये मान लेते हैं ये ABC, और ये है ABC। तो अभी आपने ABC से देखा है, ये जो गोलीय पृष्ठ है वो कौन सा है, ABC गोलीय पृष्ठ। और फिर है दूसरा गोलीय पृष्ठ है, वो कौन सा होगा, ADC। लेकिन ADC के लिए वस्तु कौन बनेगी, तो इसने जो भी पहले वाले ने, मतलब ये V1 जो बना है, ये जो प्रतिबिंब बना है, ये इस दूसरे पृष्ठ के लिए क्या बनेगा, बिंब बनेगा, वस्तु बनेगी। ठीक है, और फिर इसका फाइनल प्रतिबिंब वो ये बनाएगा। यही होता है लेंस में, पहला बनाता है प्रतिबिंब, फिर उस प्रतिबिंब को दूसरा बिंब की तरह यूज करके फाइनल प्रतिबिंब बना देता है। तो अब जो है अपवर्तन किधर होगा, अब दूसरे में है, यहाँ पानी, इधर पानी भरा हुआ है, तो अब कांच से किस में जाएगी, ग्लास से वाटर में जाएगी। तो कांच से पानी में अपवर्तन के सूत्र से, और कौन सा गोलीय पृष्ठ काम में लेंगे, ADC। तो आप चाहें तो बुक में लिख सकते हैं कि ये हैं, ये पृष्ठ तो है A, B और C, और नीचे वाला पृष्ठ है
ये बीच वाला बिंदु डी दे दो तो ए डी सी है दूसरा पृष्ठ। तो ये एन जी बटा माइनस बी, क्योंकि अब यू की जगह कौन आएगा बी, क्योंकि इसके लिए प्रतिबिंब कौन है बी वन, प्लस में नया प्रतिबिंब बनेगा वो कौन है एन डब्ल्यू बी टू एन डब्ल्यू माइनस एन जी। अब ये सारे मान आपको रख देने हैं, सारे मान आप रखेंगे तो क्या आएगा, तो एन जी का मान कितना है, एन जी का मान है 3/2 और बी वन का मान कितना है 3R, ये आएगा माइनस का, और प्लस में डब्लू का मान कितना है एन डब्लू का मान, तो एन डब्लू का मान है 4/3 और बी टू बराबर 4/3 माइनस 3/2 बट्टा में R2, और R2 का मान कितना आपको पता है, R2 का मान है -R। ये मान सारे हम रख देंगे तो ये कितना आएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आएगा 1/2R प्लस में 4/3 V2 बराबर ये कितना आएगा, तो 4/3 माइनस 3/2, तो ये आएगा 3 दूए 6, लघुत्तम आएगा 6, इसको अलग से सोल्व कर देते हैं, लघुत्तम आएगा कितना 6, और ये आएगा 8 माइनस 9, ये आएगा माइनस का 1/6, तो ये आएगा माइनस का 1/6 बट्टा में माइनस का आर भी था, माइनस का आर था तो माइनस माइनस प्लस यानी कि आएगा प्लस का 1/6R, तो 4/3V2 बराबर 1/6R, और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 1/2R, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 लघुत्तम आएगा और 1 प्लस में 3R, 1 प्लस में 3 यानी कि 4/6R आएगा, ये 4/6R, तो ये आएगा 4/3V2 बराबर 4/6R, 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो फिर हम लिखेंगे 3V2 बराबर 6R लिख सकते हैं इसको, तो V2 बराबर कितना आएगा 6R बट्टा में 3 यानी कितना आएगा 2R आएगा, कितना आएगा 2R, और R का मान हमने शुरू में निकाला था कितना था 10, तो V2 बराबर आएगा 20 सेंटीमीटर, कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तो मैंने ये मान नहीं देखे हुए थे व्याख्या में, वो रख के बता दिए आपको, अब आप सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो जो गोल ये प्रश्न उत्तल लेंस जो हम अपने लेंस मेकर फॉर्मूला बनाते हैं वो कैसे बनाएं उसका प्रोसेस समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, पहले प्रश्न से अपवर्तन होता है फिर दूसरे से अपवर्तन होता है, आप एनसीईआरटी में समझ सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। अब है एक वस्तु O त्रिज्या R के पारदर्शक ठोस गोले की सतह पर रखी है, गोले के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए ताकि वस्तु से निर्गत किरणें गोले के विपरीत पार्श्व से अपवर्तित होने के बाद एक समांतर पुंज के रूप में आए। तो आपको ये बता दिए हैं कि यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है और ये गोला है किसी पदार्थ का बना हुआ है, इसका अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। ये चूंकि प्रकाश किरणें इस गोले से चली है तो गोले का अपवर्तनांक हम मानेंगे n1 और बाहर कौन है n2, n2 है वो कौन है हवा है, तो हवा मतलब आपको इनडायरेक्टली n2 का मान दिया हुआ है कितना 1, n1 आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो आपको पता है ये प्रकाश किरण इस गोलीय पृष्ठ के पास जाएगी, कौन से पृष्ठ के पास गोलीय पृष्ठ के पास, तो हम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला लगाएंगे। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है n1 बट्टा में u प्लस में n2 बट्टा में v बराबर n2 माइनस n1 बट्टा में r, ये होता है। अब r का मान कितना है, तो r का मान आपको r ही मानना है, ये r दिया हुआ है, त्रिज्या कितनी है r। अब इस गोलीय पृष्ठ से वस्तु कितनी दूर रखी हुई है, तो वस्तु रखी हुई है व्यास के बराबर, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी है 2r है, यानी कि आपको u का मान है वो माइनस का 2r दिया हुआ है, u का मान कितना दिया माइनस का 2r, और फिर आप n2 का मान आपको पता है तो ये मान आप सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे किया है, व्याख्या में देख लेते हैं। तो n1 n2 का मान कितना है 1, बिंब दूरी कितनी है u बराबर -2r, और वक्रता त्रिज्या भी कितनी है, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या भी इसकी इधर आएगी, प्रकाश किरण इधर जा रही है और ये इधर है, तो ये जो वक्रता त्रिज्या वो भी किसकी ली जाएगी माइनस की ली जाएगी। प्रतिबिंब दूरी क्या है समांतर किरणों, प्रतिबिंब कहाँ बड़ा समांतर किरण है ना, तो वो कहीं अनंत पे जाके मिलेगी, तो प्रतिबिंब दूरी यानी b का मान आपको अनंत दिया हुआ है, और पारदर्शी ठोस गोले का अपवर्तनांक कितना मान लिया n1। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र लगा देंगे, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है
n1 बट्टा में 2r, n1 बट्टा में 2r बराबर 1 बट्टा अनंत बराबर 1 बट्टा 1 माइनस n1 बट्टा में r। n2 का मान 1 कर दिया दोनों जगह। n2 का मान कितना कर दिया, क्योंकि बाहर हवा है, हवा का अपर्तनांक कितना था 1, और इसको सोल्व कर दिया तो n1 का मान कितना आ गया 2 आ गया। n1 का मान कितना आएगा 2। इसको सोल्व करना आपको आराम से हो जाएगा आपका प्रश्न। तो गोलीय पृष्ठ पर भी कम से कम अब तक 4 बार प्रश्न आ चुके हैं, 4 या 5 बार। तो आप इस टॉपिक को भी ध्यान से पढ़ें, अच्छा प्रश्न है ये। एक प्रिज्म को वायु में तथा फिर पानी में रखने पर न्यूनतम विचलन कोणों का अनुपात होगा। तो प्रिज्म का जो न्यूनतम विचलन कोणों का फॉर्मूला है वो है ये वाला लगाएंगे an-1। तो जो न्यूनतम विचलन कोण है वो अपवर्तनांक -1 के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है। अब पहले प्रिज्म कहाँ है, वायु में। पहले प्रिज्म वायु में है तो हम प्रिज्म का अपवर्तनांक देखते हैं, वो देखते हैं NGA। प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष जो कितना दिया हुआ है आपको 3/2। बाद में कह रहा है कि प्रिज्म को किस में रख दिया है, पानी में। तो अब प्रकाश किरण वो पानी से किस में आएगी, ग्लास में। तो अब की बार जो अपवर्तनांक देखा जाएगा वो ग्लास का देखा जाएगा वाटर के सापेक्ष, जिसको मैं लिख सकता हूँ NG/NW और साथ में A लगा दूंगा समझने के लिए। तो NGA का मान कितना होता है 3/2 और NWA का मान होता है 4/3। तो ये आएगा 9/8। ये कितना आएगा 9/8। अब आपको न्यूनतम विचलन कोणों का मान बताना है कि पहले प्रिज्म एयर में है, फिर प्रिज्म किस में है, वाटर में। तो कितना आएगा वो आएगा NGA-1 और फिर है NG विद रेस्पेक्ट टू वाटर -1। तो NGA का मान कितना है 3/2 -1 होगा, और ये होगा कितना होगा ये 9/8 -1। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, और ये कितना आएगा 1/8। तो ये कितना आएगा 1/2 गुणा 8/1। तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतने ही सॉल्यूशन देखेंगे, बाकी बचे 21 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम कल देखेंगे। तो आप बुक खरीदिए। बुक खरीदने के बाद आपको इस बात का मलाल नहीं रहेगा कि हमने बुक पढ़ी नहीं, क्योंकि आपके 15 क्वेश्चन के आसपास ये बुक सही करवा सकती है अगर आप इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। ऐसे सिर्फ रटना नहीं है, इस पे जो फॉर्मूले लगे हैं वो अगर आप अप्लाई करना समझ गए तो आपके आराम से 15 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।